नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप इस वक्त जो मेरे चारों तरफ बढ़ता हुआ जलस्तर देख रहे हैं, इसने महाराष्ट्र में कोहराम मचा रखा है। शहरों में बारिश के बाद तबाही मची हुई है। कई इलाकों में बारिश जानलेवा हो गई है। पानी के बीच जिंदगियां फंसी हुई हैं। करीब 80 लाख लोग इस वक्त महाराष्ट्र में बाढ़ की चपेट में हैं। रायगढ़ में भूस्खलन ने 36 लोगों की जान ले ली और अभी भी वहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। एनडीआरएफ से लेकर सेना तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, लेकिन शंखनाद की शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जो महाराष्ट्र में बारिश से मची तबाही की पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। नदियों में उफान, मुश्किल में जान, डूब गए मकान, डूब गई गाड़ियां, बह गए इंसान। कुदरत का कोहराम। महाराष्ट्र में पानी से संग्राम। ये बारिश नहीं, तबाही है। नदियों से घरों में घुस चुका पानी आफत की गवाही है। महाराष्ट्र के 6 जिले त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं घर दरक रहे हैं, कहीं मौत बरस रही है। अपनों को बचाने की जंग है। जिंदगी पानी देखकर दंग है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सफर कितना जानलेवा है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। युवक की इस नादानी ने जिंदगी को खतरे में डाल दिया। युवक ने 1-2 बार संभलने की कोशिश की, लेकिन लहरों का उफान इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाया और पानी में बह गया। शुक्र है वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे बचा लिया, लेकिन हर किसी की किस्मत एक सी नहीं होती। कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ तहसील के कलगढ़ी खुर्द की यह तस्वीर यही बताती है। बाइक सवार युवक को पानी भरा रास्ता पार करना भारी पड़ गया। पानी की तेज धार में युवक बह गया। पूरा कोल्हापुर इस वक्त टापू बना हुआ है। ये नदी नहीं बल्कि हाईवे है, जहां लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात करीब 3 बजे कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की बस बाढ़ के पानी में फंस गई। बस पर 25 लोग सवार थे। उन्हें बचाने के लिए बोट के साथ एनडीआरएफ के जवानों को आना पड़ा। कोल्हापुर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। इतनी बारिश की पंचगंगा नदी का जलस्तर करीब 45 फीट 7 इंच तक पहुंच गया है। मुंबई से सटे ठाणे का हाल भी देख लीजिए। मूसलाधार बारिश की वजह से भिवंडी इलाका पानी पानी हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों से लोगों को बचाने के लिए आपदा मोचन बल को लगाना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से नागपुर में भी त्राहिमाम है। आसमान से बादल बरसे तो नागपुर की हिगना नदी में उफान आ गया। बाढ़ के पानी में फंसे एक शख्स को एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। भारी बारिश से शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाला सबवे पानी से लबालब हो गया है। नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र सामनेर में मूसलाधार बारिश की वजह से कोलार नदी में जलस्तर बढ़ गया है। मंदिर और घाट पानी पानी हो गए। रायगढ़ के केम्बुरली इलाके की तस्वीर भी देख लीजिए। झरनों से पहाड़ कांप रहे हैं। शहर में कारें तैर रही हैं। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। महाड़ रायगढ़ में बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर की मदद भी ले रहे हैं। कोस्ट गार्ड के जवान बाढ़ में फंसे लोगों तक जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। अमरावती में नदियों ने हुंकार भरी तो जिंदगी दांव पर लगाने वाले लापरवाह भी पहुंच गए। नदी पुल के ऊपर से बह रही है और इस तूफानी पानी के बीच से एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर कई लोग सवार हैं। किस्मत अच्छी थी, लेकिन नदियों की राहें ठीक नहीं है। पुणे की ये तस्वीरें भी किसी का भी दिल बैठा देगी। शहर के बीच से गुजरने वाली मूथा नदी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब ये अंदेशे पैदा कर रही है।
शहर के डरे सहमे लोग नदी में लगातार बढ़ रहे पानी के स्तर को देख रहे हैं। खड़कवासला डैम से पानी छोड़ने से शहर की मूथा नदी में ये बाढ़ आई है। कुछ हादसे भी हुए हैं जिसकी गवाही ये कार दे रही है। सतारा में महाराष्ट्र को बिजली देने वाले सतारा जिले का कोयना बांध भर गया है। यहाँ से हर सेकंड 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इलाके में बारिश का हाल ये है कि बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। महाराष्ट्र का बुरा हाल है। आसमान से आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं जिंदगी और बारिश के बीच एक जंग जारी है। आज तक ब्यूरो। स्थिति कैसी बनी हुई है इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल देखिए, मेरे आसपास बिल्कुल सामान्य जीवन आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कुछ ही पलों में वो तस्वीर सामने आएगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल रत्नागिरी के चिपलून में नजर आया, जहां पानी ने पूरे के पूरे शहर को टापू में तब्दील कर दिया है। लोग घरों के भीतर फंस गए। आज तक की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर चिपलून के हालातों को जानने की कोशिश की है। देखिए संवाददाता पंकज खेलकर की यह रिपोर्ट। शहर बना तालाब, सड़कों पर सैलाब, घरों में पानी की घुसपैठ, पलायन करते लोग, डूब गई कार, जिंदगी हुई बेहाल। तबाही की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलून की है, जहां दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। घरों में पानी घुसा तो लोगों को जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा। जिन सड़कों पर कारें सरपट दौड़ती थी वो डूब चुकी हैं। एक तो नहीं बल्कि यहाँ गाड़ियों की कतार है जो कि पूरी तरह से लाचार है। न दरवाजों का पता, न टायर, न बोनट, सिर्फ गाड़ियों की छत नजर आ रही है जो कि तबाही की पूरी कहानी बता रही है। ये पहली बार हुआ 2005 साल में पहला महापुर आया था, लेकिन ये इससे बड़ा था। स्थानिक लोग है, कहना उनका है कि 2005 में इस तरह की बारिश हुई थी। अब तक ऐसी बारिश नहीं देखी। भले ही जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। उससे उबरने के लिए काफी समय लग जाएगा। आशियानों का हाल भी देखिए। ग्राउंड फ्लोर तो पूरी तरह डूब गया है। बेडरूम हो या ड्राइंग रूम, किचन हो या बाथरूम, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। लोगों ने तबाही की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। पहले से अलर्ट ने दिया होता ना कि ऐसा तो पानी छोड़ेगा तो कुछ न कुछ बाजार पे लोग कुछ न कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं, एक जीरो इन्फॉर्मेशन में दिया नहीं था। 1 फुट पानी रोड पे था तो हम लोग समझे कि ज्यादा 1-2 फुट और हो जाएगा, लेकिन सडनली बढ़ना चालू हो गया तो हम लोग अपना सब कैसा भी शटर कितना बढ़ गया पानी, बढ़ गया कम से कम 12-13 मतलब फुट तक बढ़ गया। सड़कों का बुरा हाल है। यातायात पूरी तरह से ठप है। रेलवे से लेकर बस अड्डा तक सब पानी पानी हो गया। कहीं लहरें पहली मंजिल को छू रही हैं तो कहीं कमर तक पानी भरा हुआ है। 10 से 15 फीट तक पानी अलग अलग इलाकों में देखा गया है। करीब 24 घंटे की तबाही अब अपने पीछे निशान छोड़ गई, जिसमें दर्द है, आंसू है, बर्बादी है, गम है। टाइम पे पानी छोड़ते हैं ना तो कुछ पहले इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर लोगों को अलर्ट किया होता ना तो लोगों ने कुछ ना अपने आप कुछ कर देते थे। लेकिन अभी ये हालत देखो क्या हो गई है। ये हमारी 4 व्हीलर गाड़ी भी गई है और मेरे नजदीक जो रहने वाले थे वो माले पे रहते थे, वो ऊपर पानी आ गया, वो ऊपर खड़े रहते थे, कमरे तक पानी था। कुछ समझ में नहीं आता, सब सोए हुए थे, कुछ समझ में नहीं आता। कभी पानी का स्पीड इतना बड़ा, कुछ समझ में नहीं आया। बेकार हुई इधर लोगों की, बहुत बोले तो बहुत परेशान। इतनी परेशानी ना कोई भी नहीं बचाने को आ गया, इतनी हालत बेकार हुई। हालात बेकाबू हुए तो रेस्क्यू टीम एक्टिव हुई। 2 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने का काम हुआ। इसके साथ ही नेवी की 7 रेस्क्यू टीमें और एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी लोगों को मदद मुहैया करवाने के लिए लगाया गया है।
पंकज खेलकर, चिपलून आज तक। महाराष्ट्र के चिपलून में पानी कहर बनकर बरपा है। 6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं 80 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा आसपास कुछ आंकड़े दिखाते हैं और इसके जरिए बताते हैं कि शहर के अंदर पानी कितनी बड़ी तबाही लेकर आया है, किस इलाके में कितना भारी पानी भरा हुआ है। चिपलून में आप देख पा रहे हैं, चिपलून में 10 से 15 फीट तक पानी पहुंच चुका है। ये चिपलून का आंकड़ा है। वहीं रायगढ़ की बात करें, 8 से 10 फीट तक पानी भरने की खबर यहां से रायगढ़ से सामने आई है, जबकि इसके अलावा बदलापुर में भी 5 से 8 फीट तक पानी भरने की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जबकि कोल्हापुर अगर आपको लेकर चले तो वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर करीब 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। चिपलून के अलग अलग इलाकों में करीब 10 से लेकर 15 फीट तक पानी भरने की खबरें और वो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने आम आदमी को वहां पर परेशान कर दिया है। इतना पानी किसी शहर में कितनी मुश्किलें ला सकता है, उसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक कार की औसतन ऊंचाई करीब 5 से 6 फीट तक होती है। ऐसे में कई इलाकों में कारों की आपको सिर्फ छत ही नजर आएगी। एक बस की ऊंचाई करीब 10 फीट से ज्यादा होती है। ऐसे में कई इलाकों में बस बहती हुई चली गई है। देखिए, यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि चिपलून में जलभराव से किस तरह के हालात पैदा हो गए। कार 5 से 6 फीट यानी कि पूरी तरह से पानी में डूब गई। बस 10 से 12 फीट सिर्फ छत दिखाई दे रही है। घर की छत 11 से 13 फीट यानी घरों के दरवाजों तक पानी में डूब चुके हैं। कई जगहों पर पानी छतों को भी छूने लगा है। यही कारण है कि लोगों को रेस्क्यू करके वहां से जल्द बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। महाराष्ट्र में बारिश मौत बनकर बरसी है। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई उसमें रायगढ़ भी महत्वपूर्ण है। पहाड़ दरकने की घटनाओं में 36 लोगों की मौत की खबर है। यहां एक जगह से 32 शव बरामद किए गए हैं। 4 शव साखर सुतवाड़ी गांव से मिले हैं। 32 लोगों को तलाई से बरामद किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मलबे से 30 से 35 लोग वहां पर और फंसे हो सकते हैं, जिनका रेस्क्यू चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में हुई इस मौत पर उन्होंने दुख प्रकट किया है, दुख जाहिर किया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हालात का जायजा लिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें जो अपने आप में परेशानी का सबब बनी हुई हैं। उस राज्य के लिए मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं कि हालात पर जल्द से जल्द काबू कर लिया जाएगा, लेकिन प्रकृति का ये प्रकोप आम आदमी को बेबस कर चुका है और इसी की ये तस्वीरें जहां पर पानी में जिंदगी फंसी हुई है। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। गंदी फिल्मों को लेकर राज कुंद्रा पर कसे शिकंजे की बात, जिसे लेकर जानकारी सामने आ रही है। पोर्नोग्राफी को लेकर अब जांच राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी तक पहुंच चुकी है, जिनसे क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम आज राज कुंद्रा को साथ लेकर शिल्पा के घर पहुंची थी, जहां वो भी पूछताछ के दौरान मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से पोर्नोग्राफी की जानकारी होने की बात पूछी है। करीब 3 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। सवाल किया गया है कि आपको पोर्नोग्राफी की जानकारी थी। अश्लील फिल्म मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी भी सवालों की घेरे में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये भी सामने आई है कि कई जगहों पर दफ्तर से डेटा ही डिलीट कर दिए गए। सौरभ अख्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, 3 घंटे से ज्यादा समय से पूछताछ शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा दोनों से हुई, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है, पूछा गया है। बताइए, क्या आपको राज कुंद्रा के इस खेल के बारे में जानकारी थी? क्या जवाब मिला है? अभी क्या कुछ चल रहा है? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? चित्रा अभी भी पूछताछ लगातार चल रही है, पूछताछ खत्म नहीं हुई और ये और लंबे समय तक चलेगी। इसलिए क्योंकि ये जो वियान ग्रुप ऑफ कंपनी है ये सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि यहाँ पर ही सारी जो पॉर्न मूवीज है इसके थ्रू बनती थी और यहाँ पर शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर थी। सबसे बड़ा सवाल उनसे यही पूछा जा रहा है कि राज कुंद्रा 2019 अगस्त से इस पूरे पोर्नोग्राफी रैकेट को चला रहे थे, जो कंपनी इसको चला रही थी उसकी आप डायरेक्टर रह चुकी है, तो क्या आपको पता था कि ये पूरा पोर्नोग्राफी रैकेट चल रहा है? आप उस कंपनी की डायरेक्टर है। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं चित्रा, ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि राज कुंद्रा को 21 जुलाई को अरेस्ट किया था वियान ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसकी ऑफिस अंधेरी वेस्ट में है। उनके अरेस्ट के एक दिन बाद काफी ज्यादा डेटा डिलीट किया गया है।
तो क्राइम ब्रांच अब ये पूछ रही है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि उस डेटा को किसने डिलीट किया। क्या राज कुंद्रा को कहीं ना कहीं एविडेंस को डिस्ट्रॉय करके उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी? और दूसरा सबसे अहम सवाल, क्या इस रैकेट से जो मुनाफा होता था, क्या वो मुनाफा शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में जाता था? ये भी जो है डिटेल्स क्राइम ब्रांच खंगाल रही है। तो फिलहाल अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम इन दोनों के झूठ स्थित घर पर मौजूद है और लगातार पूछताछ जारी है। हमारे साथ बने रहिए। एक और जानकारी जल्दी से अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त की ये है, आपको बता दें, एक तरफ शिल्पा शेट्टी से पूछताछ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, राज कुंद्रा के ऑफिस से जो सर्वर क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है, उसके डेटा उड़ाने की खबर सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम पता लगा रही है कि कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ये डेटा आखिर किसने डिलीट किया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मामले को रिकवर करने में उस पूरे की पूरे डाटा को लगे हुए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जांच में सट्टेबाजी का मामला भी सामने आया है, जहां सट्टेबाजी करने वाली मर्क्यूरी इंटरनेशनल कंपनी से पैसा राज कुंद्रा के अकाउंट पे ट्रांसफर हुआ है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब ये नया मामला भी इस पूरे मामले से जुड़ता हुआ। बिल्कुल, जिस तरीके से चित्रा, जब क्राइम ब्रांच ने वियान ग्रुप ऑफ कंपनी की ऑफिस में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, आपको मैं बता दूं 1-2 जीबी का डेटा रिकवर नहीं किया, 20 टेराबाइट से ज्यादा का डेटा रिकवर किया और 1 से 2 टेराबाइट जो डेटा था वो डिलीट हो चुका था। यानी कि जिस रात को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई, उसके अगले दिन कोई इस कंपनी में जाता है और सारा का सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। दूसरी सबसे अहम जानकारी क्राइम ब्रांच हमें दे रही है कि ये जो इससे मुनाफा हो रहा था पोर्नोग्राफी रैकेट से, क्या वो पैसा क्रिकेट बैटिंग में इस्तेमाल कर रहे थे राज कुंद्रा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक मर्क्यूरी इंटरनेशनल नामक एक क्रिकेट बैटिंग कंपनी है, वो कंपनी काफी ज्यादा जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट का पैसा है, वो राज कुंद्रा के अकाउंट में दिखाई दे रहा है। अब उनसे लगातार ये भी पूछताछ की जा रही है कि इतने जो पैसे आपको क्रिकेट बैटिंग से आ रहे थे, वो कहां से पैसे आ रहे थे और कहां से आप ये मुनाफा दे रहे थे? तो काफी ज्यादा बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब है। लेना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। 3 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। आगे क्या होगा इस पूरे मामले में, इस पर रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं पंजाब, जहां कांग्रेस के लिए आज राहत देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका कांग्रेस को काफी दिनों से इंतजार था। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो अमरिंदर का आशीर्वाद भी मिला। 126 दिन के बाद अमरिंदर सिंह और सिद्धू एक साथ दिखे। इसके साथ ही संकेत मिल गया है कि अब पंजाब के कैप्टन सिद्धू हैं। कैप्टन को गुरु कबूल है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो अमरिंदर सिंह भी मंच पर आ गए। बधाई दी, सिद्धू से पुराने रिश्तों की दुहाई दी, पिता से दोस्ती की बात की, खुद को पिता तुल्य बताया और फिर बधाई भी दी। रल के लड़नी पऊ नवजोत सुनो इथे पहला तो मैं इन्ना मेरा दसदा मैं इन्ना दा रिश्ता की है। रिश्ता इन्ना दा ये है कि 1963 दे विच इन्दा जन्म होया और 1963 विच मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पे पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। और फिर इन्ना दे पिताजी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते ही सिद्धू फॉर्म में आ गए। माइक थामा तो सिद्धू ने किसान से लेकर जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, मेरा कोई ईगो नहीं है, विपक्ष कहीं भी नहीं टिकेगा, विरोधियों का बिस्तर गोल कर दूंगा। देखो केड़ा विरोधी कहंदे सी आज कांग्रेस एक मुठ है, एक झूठ है, एक मुठ है, एक झूठ है, तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर जिस सामने अस्तित्व खोना है। जिस तरह अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता,
व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, उस तरह कोई भी पार्टी कार्यकर्ता और वर्कर के सहयोग के बिना नहीं बन सकती। आज 126 दिन बाद सिद्धू और अमरिंदर का आमना सामना हुआ। पहले चाय पार्टी में मिले और फिर कांग्रेस दफ्तर में भी साथ साथ देखे गए, मंच पर साथ साथ बैठे। अब बड़ा सवाल है कि पंजाब के दो दिग्गज कांग्रेस नेताओं की मुलाकात तो हो गई, लेकिन क्या दिल भी मिले? सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। यूपी की सियासत में अब पंडित जी प्रणाम हो रहा है। जी हां, बीएसपी ने ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए अयोध्या में आज सम्मेलन किया। दुहाई दी कि ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हितैषी बीएसपी ही है। ब्राह्मणों ने ही 2007 में यूपी में मायावती की सरकार बनवाई थी। बीएसपी जानती है कि अगर 2022 में पंडित जी बने साथी तो सत्ता में फिर आ जाएगा हाथी। देखिए। चुनाव आए तो आ गई याद, पंडित जी दीजिए आशीर्वाद। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा, इतनी ताकत तो रखते ही। सज गई सियासी दुकान, पंडित जी सादर प्रणाम। खासतौर से ब्राह्मण समाज अपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे। राम की नगरी में बन जाए काम, पंडित जी सादर प्रणाम। आइए पंडित जी, पधारिए पंडित जी, हाथी की सवारी कीजिए पंडित जी, चाहिए पंडित जी का आशीर्वाद। अयोध्या में हो गया शंखनाद। आज जिस तरह से शंखनाद करके शुरुआत हुई है, और इस शंखनाद को पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग ले जाएंगे। 9 साल से उत्तर प्रदेश के सत्ता के विरह में व्याकुल बीएसपी को अब ब्राह्मणों की याद आई है। बीते 9 साल की सियासत में आटे दाल का भाव पता चल गया है। हिसाब लगा लिया है कि दलित तो हैं ही अपने साथ, बस पंडित जी की कृपा हो जाए तो यूपी में बन जाए बात। हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिल करके ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना झंडा फहरा सकते हैं। बीजेपी के भगवा कलेवर को चुनौती देते हुए बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए, फिर हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, पवित्र सरयू नदी के घाट पर पूजन किया, आरती की। सम्मेलन में बोले, अयोध्या में बीजेपी नहीं, अब उनकी पार्टी की सरकार मंदिर बनवाएगी। और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए, और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहाँ पर भव्य मंदिर जो बनने का काम। जिस तरीके से ये चल रहे हैं लोग, जब इनकी नीयत नहीं है तो ये कार्य भी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होगा, ये निश्चित लग रहा है। पहले इस कार्यक्रम का नाम ब्राह्मण सम्मेलन था, फिर जैसे ही याद आया कि ब्राह्मण को थोड़ा और सम्मान दे दें, लिहाजा नाम बदल कर दिया प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान गोष्ठी। कार्यक्रम में सतीश चंद्र मिश्रा ने दुहाई दी कि मायावती ने अपने राज में तो ब्राह्मणों को मालामाल कर दिया था। 9 जून 2005 को लखनऊ में जो हुआ था, बहन महाती जी को जो हमने गणेश जी की मूर्ति दी थी, भेंट की थी, तो गणेश जी की मूर्ति को लेकर के सीधे माइक पर चली गई थी और उन्होंने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश।
मिश्रा जी ने ब्राह्मणों को समझाया कि बीजेपी आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। आइए इधर आइए, बीएसपी के रसगुल्ले खाइए, ब्राह्मणों के अपमान का बदला लीजिए, वोट हमें ही दे दीजिए। ब्राह्मण समाज के हर अधिकारी को उसको उचित स्थान की पोस्टिंग दी गई और भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, जहां ब्राह्मण समाज के मंत्री या तो झोला उठाने के लिए रखे गए हैं और या गुलदस्ते की तरह सजा के रखने के लिए रखे गए हैं। मिश्रा जी ब्राह्मणों को सुनहरे ख्वाब दिखा रहे थे, तभी याद आ गया कि उनकी पार्टी के साथ बरसों बरस पहले एक नारा जुड़ा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मिश्रा जी बोले न जाने किस नामाकुल ने यह नारा दे दिया था। हमें इन नेताओं के ऊपर एक अफसोस होता, बहुत अफसोस होता। एक नारा बना रखा है इन्होंने तिलक तिलक करके, और वो नारा आज तक नहीं बता पाए कि किसने सुना और कब कहां सुना। 20 वर्षों से तो मैं ही हूं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, हमने तो नहीं सुना कहीं पर। जब जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा होता है, होने लगता है, तो कहा जाता है वो नारा याद करिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक पर बीजेपी अपना एकाधिकार समझती रही है, लेकिन अब बीएसपी इसमें सेंध लगाने की कोशिशों में है। वो जानती है कि जिसे पंडित जी का आशीर्वाद मिल गया, 2022 में उसकी नैया चुनावी वैतरणी पार कर जाएगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने शंखनाद के साथ आज इस ब्राह्मण सम्मेलन, जिसे उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का नाम दिया था, उसकी शुरुआत की। अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवा सकती, बसपा ही अपने सरकार में भव्य राम मंदिर बनवाएगी, और आखिर में उन्होंने जय श्री राम का नारा भी दिया। साफ है कि बीएसपी के लिए अब ये ब्राह्मण कार्ड चुनाव का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता होने जा रहा है। कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। उत्तर प्रदेश में करीब 13% ब्राह्मण मतदाता हैं, जो 115 विधानसभा सीटों पर हार या जीत तय करते हैं। इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण मतदाताओं ने एक मुश्त जिस पार्टी को वोट दिया, वो यूपी की सत्ता में पहुंची। चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सभी की ताजपोशी में 13% ब्राह्मणों का हाथ रहा है। यही वजह है कि सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में लगातार जुटी हुई हैं। अयोध्या वाला प्रबुद्ध सम्मेलन तो बस एक झांकी थी। यूपी के ब्राह्मणों का चुनावी आशीर्वाद पाने के लिए बीएसपी अभी 5 कार्यक्रम और करने वाली है। 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर में प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी होगी। 26 जुलाई को प्रयागराज और 27 जुलाई को कौशाम्बी में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में ये कार्यक्रम होगा। ब्राह्मण समाज बहुत ही इंटेलिजेंट समाज है, बुद्धिमान है, और वो जिस तरह के आज के परिपेक्ष चल रहे हैं, वो अच्छी तरह से देख रहा है कि उसका वो कहाँ पर सुरक्षित अब रहेगा, कहाँ उसका भविष्य ठीक है। और वो जितना पिछली बार 2007 में हमारे साथ जुड़ा था, मुझे 100% अब की बार इस बात का विश्वास है कि उससे ज्यादा हमारे साथ जुड़ा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि ब्राह्मण वर्ग योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज है। ब्राह्मणों की यही नाराजगी भुनाने के लिए बाकी दलों में होड़ मच गई है। भावनाओं में उबाल मारा जा रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर और खुशी दुबे की जेलबंदी के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। लेकिन इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। कोई प्यार नहीं इनको, ब्राह्मणों से कोई लगाव नहीं है। बहन जी को किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अब ब्राह्मणों साधु संतों को एक करने के लिए इनका स्टैंड है। प्रबुद्ध वर्ग और कुछ भी नहीं। सिर्फ बीएसपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव को 2011 में यूपी की सत्ता मिली थी, तो उसके पीछे ब्राह्मण वोट बैंक का बड़ा हाथ था। अब फिर से ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हैं। अगर कोई है समाजवादी सोच को और समाजवादी सोच को आगे बढ़ाने वाले, तो वही ब्राह्मण समाज के लोग हैं।
इसलिए हम आपसे इस मौके पर अपील भी करेंगे कि आपने हमेशा समाज में समाजवाद को लाने का काम किया है, समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। यूपी में नाराज ब्राह्मणों को मनाने के लिए बीजेपी के सहयोगी ब्राह्मण संगठन भी सतर्क हो गए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के घर राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने दिव्य दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यूपी श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला मुख्य वक्ता थे, तो अध्यक्षता की अश्विनी चौबे ने। कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज ब्राह्मण नेता मौजूद रहे। बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मण अब बीएसपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये ब्राह्मण कैसे भूलेगा? तिलक मीन्स ब्राह्मण, तराजू माने बैस, तलवार माने क्षत्रिय। ये नारा देने वाली बहन जी को जो पैतरे तमाम है ये बदल चुके हैं, उसको कोई नहीं भूलेगा। एक बार काठ की हाड़ी चढ़ गई, 2004 में मुख्यमंत्री बन गई। बाकी जो मुख्यमंत्री वो तो बीजेपी ने बनाया और बीजेपी को धोखा दे दिया। यूपी में 13% ब्राह्मण हैं। यूपी के 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट हैं। 403 में से 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता ही निर्णायक हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो या बीएसपी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है। सत्यम मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक।